चत्वारि शृङ्गात्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्य त्रिधा बद्धो वृषभोरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम ए ओंग ऐ औच सूत्रों पर ये एक विचार प्रारंभ किया है भाष्यकार ने। इदं विचार्यते य एते वर्णेषु वर्णैकदेशा वर्णान्तर समानाकृत यः एतेषाम् अवयवग्रहणेन ग्रहणं स्याद् वा न वा। कुतः पुनरियं विचारणा इह समुदाया अपि उपदिश्यन्ते अवयवापि अभ्यन्तरस्य समुदाये अवयवः तद्यथा वृक्षः प्रचलन् सः अवयवैः प्रचलति तत्र समुदायस्थस्य अवयवस्य अवयवग्रहणेन ग्रहणं स्याद् वा न वा इति जायते विचारणा। समाधाता ने पूछा है कश्चात्र विशेषः, तो इसमें हम देख चुके हैं जिज्ञासु ने प्रथम पक्ष लिया है कि यदि वर्णिक देश से वर्ण ग्रहण गृहीत हो तो क्या स्थिति रहेगी। तो पहला दोष कहा वर्णिक देशा वर्ण ग्रहणेन चेत संध्यक्षरे समानाक्षर विधि प्रतिषेधः। समानाक्षर विधि पाएगी। समान नाम किनका है? समानाक्षर नाम अक वर्णों का। अक जो 5 और उनके जो 5 दीर्घ, उन 10 का नाम पूर्वाचार्यों की दृष्टि से समानाक्षर है। उन समानाक्षर विधियों की प्राप्ति होगी। यहाँ पर अनिष्ट विधि है ये, अग्ने इंद्रम वायु उदकम अकः सवर्णे दीर्घः, ये प्राप्त होने लग जाएगा यदि वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत होते। चाहिए तो नहीं हमें। इष्ट क्या है यहाँ कार्य? इष्ट कार्य क्या है यहाँ पर? एचो यवाया अग्ने इंद्रम, यहाँ इष्ट तो एचो यवाया है ना, वायोदकम। लेकिन अगर वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत होने लग जाए तब अकः सवर्णे दीर्घ पाने लगता है। इसी संदर्भ में जिज्ञासु आगे दूसरा दोष दिखा रहा था, दीर्घे ह्रस्व विधि प्रतिषेधः। यदि वर्णिक देश ऊपर से अनुवृत्त है पूर्ववार्तिक से, वर्णिक देशा वर्ण ग्रहणेन चेत दीर्घे ह्रस्व विधि प्रतिषेधः। वर्णिक देश यदि वर्ण ग्रहण से गृहीत होंगे तो हमें दीर्घ में जो ह्रस्वाश्रय विधि पाएगी उसका प्रतिषेध करना होगा। जैसे कि आलूय प्रलूय में ह्रस्वस्य पितिकृति तुक पाने लगा है ना। कैसे पाने लगा आलूय में ह्रस्वस्य पितिकृति तुक? जो दीर्घ उकार है उसपे उ ये 2 उकार हैं, तो ह्रस्व उकार को निमित्त बना करके ह्रस्वस्य पितिकृति तुक ये पाने लग गया। तो समाधाता कहते हैं नैष दोष, ये दोष नहीं आएगा। आचार्य प्रवृत्ति जापयति न दीर्घे ह्रस्वाश्रयो विधिर्भवती। आचार्य का व्यवहार हमें बता रहा है कि दीर्घ में ह्रस्वाश्रय विधि होती नहीं। क्यों? यदि हो जाती होती तो दीर्घात सूत्र बनाना व्यर्थ था। दीर्घात जो सूत्र बनाए उसका क्या अर्थ है? बोलिए, कैसे व्यर्थ ठहराएंगे?
दीर्घात का अष्टधी देख लिया कीजिए ना। दीर्घात का अर्थ है दीर्घ से उत्तर छ के परे रहते दीर्घ को तुक होता है ना। छ के परे रहते दीर्घात परो यश्चकारस् तस्मिन् पूर्वस्य तस्यैव दीर्घस्य तुगागमो भवति। छ के परे रहते दीर्घ को तुकागम होता है, ये अर्थ है। हृच्छति म्लेच्छति आदि उदाहरण है। तो उसी से यदि इस दीर्घ का भी ह्रस्व के रूप में ग्रहण हो जाता, दीर्घ के एक अवयव को ह्रस्व मान करके उस ह्रस्व को कार्य कर सकते होते, तो छे च सूत्र से ही काम हो जाता। क्योंकि छे च जो है वो छ के परे रहते ह्रस्व को तुकागम विधान करा ही रहा है, तो उसी से तुक हो जाता। दीर्घात बनाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी जो आचार्य दीर्घात बना रहे हैं उससे पता चलता है कि दीर्घ में जो ह्रस्व है, दीर्घ में जो अवयव ह्रस्व है, उसको निमित्त बनाकर तुक विधि नहीं होगी। ये समाधाता ने ज्ञापक प्रस्तुत किया। नैष दोषः आचार्य प्रत्यर्जापेति दीर्घे ह्रस्वाश्रयो विधिर भवतीति यदयं दीर्घात् छे तुकम शास्ति। तो जिज्ञासु कहता है नहीं तदस्ति ज्ञापकम, ये आप जो ज्ञापक दे रहे हो ठीक नहीं है। अस्ति ही अन्य देतस्य वचने प्रयोजनम, आपको ऐसे क्योंकि असति प्रयोजने ज्ञापकम भवति और आपको लग रहा है दीर्घात का कोई प्रयोजन नहीं बचा। यदि दीर्घ में भी जो ह्रस्व अवयव है उसको मान करके विधि हो जाए तो फिर दीर्घात का तो कोई प्रयोजन नहीं बचा, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है। इसलिए आप दीर्घात को ज्ञापक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। लेकिन दीर्घात कहने में अन्य प्रयोजन है। अस्ति ही अन्य देतस्य वचने प्रयोजनम। समाधाता पूछ रहा है किम, क्या प्रयोजन है? तो जिज्ञासु ने बता दिया पदान्ताद्वैति विभाषाम वक्ष्यामि, कि दीर्घात का अग्रिम ही सूत्र है पदान्ताद्वा। अब हमें पदान्ताद्वा यदि कहना है तो फिर दीर्घात भी तो कहना पड़ेगा, क्योंकि दीर्घात की अनुवृत्ति है। दीर्घात पदान्ताद्वा का अर्थ क्या है? दीर्घ पदांत में तुक विकल्प से होता है, छ के परे रहते। छ के परे रहते दीर्घ पदांत को विकल्प से तुक होगा, ये अर्थ है। तो पदान्ताद्वा कहना है, इसलिए हमें दीर्घात कहने की आवश्यकता है। उद्योत देखिए, तत्र दीर्घात इत्यस्य अभावे कुड्यच्छाया इत्यादौ अपि विकल्पः स्यादिति भावः। तो यदि हम दीर्घात सूत्र नहीं रखेंगे बीच में ना, तो कुड्यच्छाया, ये जो छे च के उदाहरण है वहां भी विकल्प से ही होने लगेगा, क्योंकि फिर पदान्ताद्वा छे च से संबद्ध होने लगेगा। अभी तो दीर्घात से संबद्ध होता है, अभी तो दीर्घात पद की अनुवृत्ति करते हैं पदान्ताद्वा में, और अर्थ होता है कि पदांत दीर्घ को विकल्प से तुक होता है छ के परे रहते। अब ये कह रहे हैं कि यदि आप दीर्घात नहीं रखोगे तो फिर कुड्यत छाया इत्यादियों में भी विकल्प होने लगेगा। माने पदान्ताद्वा का अर्थ सामान्य होगा फिर, क्योंकि पदांत वर्ण कोई भी हो उसको छ के परे विकल्प से तुक होता है, ऐसे होने लगेगा ना। यदि दीर्घा सूत्र नहीं रखेंगे तो पदान्ताद्वा का अर्थ क्या होगा? छ के परे रहते पदांत वर्ण, पदांत को तुक विकल्प से होता है, तो वो पदांत चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। तो इसलिए दिखा रहे हैं कि जो इष्ट सिद्धि है वो तो होगी ही, कुटिच्छाया आदि में विकल्प से होगा, लेकिन कुड्यत छाया में भी विकल्प से होने लग जाएगा, जो कि विकल्प से इष्ट नहीं है, ऐसा दोष दिखाया। तो जिज्ञासु ने प्रयोजन दिखा दिया ना, दीर्घात हमने क्यों बनाया? दीर्घात का कार्य आप कह रहे हो छे च से ही सिद्ध हो जाता, लेकिन दीर्घात की आवश्यकता है पदान्ताद्वा के लिए, ठीक। तो इसलिए आप ज्ञापक नहीं दिखा सकते। अतोप समाधाता कह रहा है कि ठीक है, यदि आपको पदान्ताद्वा के लिए दीर्घात की आवश्यकता है तो फिर एक ही सूत्र बनाते ना, दीर्घात पदान्ताद्वा, क्योंकि अकेले दीर्घा सूत्र से जो कार्य, अगर दीर्घा सूत्र अलग बनाते हो और उस अकेले दीर्घा सूत्र से जो कार्य करने जा रहे हो वो तो छे च ही कर देगा, है ना। और आप कहते हो कि ठीक है हमें तो दीर्घात की जो है वो पदान्ताद्वा के लिए आवश्यकता है, तो फिर दीर्घात को अलग सूत्र मत बनाओ, दीर्घात पदान्ताद्वा एक ही सूत्र बनाओ, ऐसा समाधाता कहता है।
यत्तर्हि योग विभागम करोति। अच्छा, ज्ञापक हम जो है वो दीर्घात सूत्र को नहीं, पहले समाधाता ने केवल दीर्घात सूत्र को ज्ञापक के रूप में दिखाया था ना। अब समाधाता कहते हैं कि ज्ञापक दीर्घात सूत्र नहीं है। ज्ञापक क्या है? जो ये दीर्घात और पदांताद्वा इनका योग विभाग जो कर दिया, ये ज्ञापक है। योग विभाग ज्ञापक है, नहीं तो योग विभाग क्यों कर रहे हो? यदि पदांताद्वा के लिए ही दीर्घात की आवश्यकता है तो एक ही सूत्र बनाओ ना, दीर्घात पदांताद्वा। योग विभाग का प्रयोजन क्या है? यत्तर्हि योग विभागम करोति, जो ये आचार्य योग विभाग कर रही हैं। इतरथा ही दीर्घात पदांताद्वा इत्येव ब्रूयात्। नहीं तो यदि इतनी ही बात होती कि दीर्घात की आवश्यकता हमें केवल पदांताद्वा के लिए ही है, तो फिर तो दीर्घात पदांताद्वा ये एक ही सूत्र बना देते, ठीक है। लेकिन आचार्य तो दीर्घात अलग सूत्र बना रहे हैं, और वो समाधाता फिर से घूम के बात कहता है, देखो पदांताद्वा अलग, दीर्घात अलग सूत्र बना रहे हैं आचार्य, पदांताद्वा अलग सूत्र बना रहे हैं, और दीर्घात की पदांताद्वा में तो अनुवृत्ति हो ही सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो दीर्घात अलग सूत्र बना दिया, योग विभाग कर दिया, ये योग विभाग ज्ञापक ही है, क्योंकि इसका कोई प्रयोजन नहीं है आपके अनुसार। यदि वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत हो जाए, दीर्घ वर्ण में भी जो ह्रस्व अवयव प्रतीत हो रहा है वो ह्रस्व के रूप में गृहीत हो जाए, तो फिर दीर्घात सूत्र जो अलग से बनाया है, योग विभाग से विभक्त जो दीर्घात सूत्र है, उसका कोई प्रयोजन है नहीं। छेच से ही बात सिद्ध हो जाती थी। तो ये जो योग विभाग करके दीर्घात अलग सूत्र बनाया है वो ज्ञापक ही है, ऐसा समाधाता ने कहा। फिर से किस बात में ज्ञापक है? कि आलूय प्रलूय इत्यादि में ह्रस्वस्य पिति कृति तुक आदि तुगाश्रित विधि, ह्रस्वाश्रित विधियां नहीं होती, माने दीर्घ वर्ण में ह्रस्वाश्रित तुक विधि नहीं होगी, इस बात में ज्ञापक है। तो अब जिज्ञासु ने दीर्घे ह्रस्व विधि प्रतिषेध, वार्तिक तो वही रखा, लेकिन उसने पहले जो स्थल दिखाया था ना, आलूय प्रलूय दोष वाला, अब वहां तो दोष आ नहीं रहा, ज्ञापक बन गया दीर्घात, है ना। ज्ञापक बन गया दीर्घात, योग विभाग पूर्वक जो दीर्घात सूत्र बनाया है वो ज्ञापक रहा अंततः। तो अब जिज्ञासु ने इसके उदाहरण बदल दिए। दीर्घे ह्रस्व विधि प्रतिषेध वार्तिक वही बोल रहा है, जैसे आप पीछे भी देख के आए थे, व्याख्याएं जो है वो अलग कर देते हैं, है ना। जैसे पहले अभी बोल के आए थे कि दीर्घ ग्रहण करो, है ना। इसी की तो बात है, इसी सूत्र की तो तपर पक्ष अतपर पक्ष वाले में, अतपर पक्ष में एकादेश दीर्घ ग्रहणम जो दोष दे रहे थे, तो पहले तो दीर्घ ग्रहण बता रहे थे वृद्धि रेचियाद गुणः पर, फिर जब नहीं बात बन पाई, दोष आ गया, तो फिर कहा कि वृद्धि राधे चदें गुणः के साथ। तो ऐसे बदल देते हैं ना पक्ष, व्याख्यान बदल देते हैं, पक्ष तो वही रहता है, व्याख्यान बदल देते हैं कि हम जो बात कहना चाह रहे हैं उसका अभिप्राय ऐसा है, जब पहली बात सिद्ध नहीं हो पाती तो ऐसे ही जिज्ञासु जब उसका उदाहरण ठीक नहीं बैठा ना, आलूय प्रलूय, तो उसने अपना दृष्टांत परिवर्तित कर दिया। देखिए, इह तर्हि खट्वा भी माला भी अतोभिस ऐस इति ऐस भाव प्राप्नोति। कह रहे हैं खट्वा भिस माला भिस, ऐसी स्थिति है, और हम यहाँ और कोई कार्य करते नहीं, बस पदांत विसर्ग करते हैं पदांत में, है ना। खट्वा भी ही माला भी यही बनता है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि खट्वा का आकार दीर्घ है ना, उस दीर्घ में दो ह्रस्व हैं, तो ह्रस्व आश्रित विधि पाएगी। अतोभिस ऐस, अदंतंग से उत्तर भिस को ऐस आदेश होने लगेगा, जो कि इष्ट नहीं है। इष्ट प्रयोग तो खट्वा भी माला भी ही है ना लोक में, ये दोष दिखाया जिज्ञासु ने। तो समाधाता कहता है तपरकरण सामर्थ्यान्न भविष्यति। समाधाता ने समाधान दिया कि ये जो अतोभिस ऐस में तपर किस लिए किया हुआ है, फिर किसको? अतः, आकार को जो तपर किया है वो किस लिए किया है? यदि जो है आकार में भी एक तरह से लगी गया ना, ये आप कहो आकार में लगा है, भाई आकार में तो राम भिस ऐसी स्थिति में लगी गया, राम भिस वहां पे ऐस कर दिया, राम ही बन गया। अब यदि खटवा भिस में भी लग जाए अतोभिस ऐस, तो फिर वहां अतः कहने का मतलब क्या रहा? फिर तो आत कह देते ना, आवरण से उत्तर, तपर करने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं हुआ। तो तपर किया है, इससे पता चलता है कि ये आकारांतर्गत आदि आकारों को ग्रहण नहीं करेगा अपने कार्य के लिए। अब जिज्ञासु और दृष्टांत लेकर के आए और उदाहरण
दोषयुक्त स्थल ढूंढने का प्रयास कर रहा है जिज्ञासु। इह तर्हि याता वाता अतो लोपः आर्धातुके इति अकार लोपः प्राप्नोति। याता वाता बनाते हो, या वा धातुएं हैं आपकी, या प्रापणे वा गतिगंधनयोः हो, और आगे जो है वो त्रिच प्रत्यय मान लीजिए, क्योंकि आर्धातुक विषय दिखा रहे हैं। तो आर्धातुक विषय में कह रहे हैं कि अतो लोपः होने लगेगा। आर्धातुक विषय में अकारांत अंग का लोप हो जाता है ना, और अलुंत्य से कहने से अंतिम अकार का लोप होता है, अकारांत अंग का लोप। तो या में भी आकार है तो वहां ह्रस्व अवयव आकार भी है, उस ह्रस्व अवयव आकार का लोप होने लगेगा, ऐसा जिज्ञासु ने समस्या दिखाई। तो समाधाता कहता है ननु चात्रापि तपर्कर्ण सामर्थ्यादेव न भविष्यति, कि यहाँ पर भी तो बिल्कुल अतो भी साइज जैसा ही है। अतो लोपः में अतः को तपर नहीं किया हुआ है क्या, अतः को तपर किया हुआ है ना। तो यदि यहाँ या के आकार में भी ये सूत्र लग जाए अतो लोपः, तो फिर तपर करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आकार वाले स्थल में तो ये लोप करता ही है। जैसे चिकीर्षिता, चिकीर्षितुम, चिकीर्षितव्यम आदि दृष्टांत दिए हुए। चिकीर्ष धातु है ना सन्नंता की, और आगे इट त्रिच, तो आर्धातुक विषय में आकार का लोप कर दिया, चिकीर्ष सन के आकार का लोप कर दिया, अदंतंग, तो वहां तो आकार का लोप कर ही रहा है। याता की आकार का भी लोप करना हो तो अतो लोपः नहीं कहेंगे, फिर अस्य लोपः, अवर्ण का लोप हो जाता है, अवर्णांत अंग का लोप हो जाता है, ऐसा कह देते ना फिर तो। अवर्णांत अंग का लोप होने से फिर जो है वो आ में भी हो जाता, लेकिन अभी तपर किया हुआ है, अब तपर करने के सामर्थ्य से यहाँ पे लोप नहीं होगा, ऐसा समाधाता ने कहा। ननु चात्रापि तपर्कर्ण सामर्थ्यादेव न भविष्यति। जिज्ञासु कहता है अस्ति ही अन्य तपर करने प्रयोजन। जो आप कह रहे हो तपर्कर्ण सामर्थ्य से नहीं होगा, तपर्कर्ण सामर्थ्य से नहीं होगा, तो तपर करने में तो अन्य प्रयोजन है। समाधाता किम जिज्ञासु सर्वस्य लोपो मा भूत, कि तपर करने में प्रयोजन ये है कि संपूर्ण का लोप ना हो जाए। सर्वस्य लोपो मा भूत। एक नंबर टिप्पणी देखिए, अतपरत्वे पदे अतपरत्वे अपदेन, यदि हम तपर ना करें तो अ इस पद के द्वारा सर्वग्रहणाद आकारस्य संपूर्णस्य लोपो मा भूत। यही प्रयोजन दोनों जगह दिखा सकते हैं। देखिए अपदेन का मतलब जो हम कह, जैसे मैं दिखा रही थी अतो लोपः की जगह हम यदि अस्य लोपः पढ़ें तो अस्य के, अब अस्य से कौन आएगा, पूरी अवर्ण जाति है ना, पूरी अवर्ण जाति आएगी, चाहे अनुदित सूत्र के द्वारा मान ले या आकृति पक्ष के द्वारा मान ले, तो पूरी अवर्ण जाति। तो जब पूरी अवर्ण जाति आ गई तो याता में लोप अब या के केवल आ के अंतर्गत आकार का थोड़े होगा, पूरे आ का ही होने लग जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं जिज्ञासु की तपर तो इसलिए किया है कि आ अंतर्गत भी केवल आकार का ही लोप हो, पूरे आकार का ना होने लग जाए। ये लोप में ही दिखा सकते हैं, इधर तो भी सही, इसमें तो खैर ऐसा नहीं दिखा पाएंगे। चलिए अब समाधाता आगे पूछता है अथ क्रियमाणे तपरे परस्य लोपे कृते पूर्वस्य कस्मान्न भवति। कि चलो मान लिया आपने तपर किया और तपर का प्रयोजन भी आपने बता दिया कि पूरे आकार का लोप ना हो जाए, तो आ या का जो आ है तो मान लीजिए ऐसा है ना, यकार आकार और अकार और आगे त्रिच, ऐसी स्थिति है। तो त्रिच को निमित्त बना के त्रिच आया या नहीं, क्योंकि ये तो आर्धातुक विषय में ही लोप हो जाता है, तो मान लीजिए त्रिच आने से पहले ही आपने एक आकार का जो अंतिम आकार है उसका लोप कर लिया अतो लोपः सूत्र से। आप तो यही कह रहे हैं ना कि अतो लोपः तो लगेगा, यहाँ पर भी तो लगेगा, तो एक बार अतो लोपः लगाया और उससे अंतिम वाले अवयव का लोप कर लिया। आ इस दीर्घ के अंतर्गत जो अंतिम वाला ह्रस्व आकार अवयव है उसका लोप कर दिया। अथ क्रियमाणे तपरे परस्य लोपे कृते, तपर किया है हमने अतो लोपः में, तो पूरे आकार का तो एक साथ लोप हो नहीं सकता। आपके अनुसार परस्य लोपे कृते, पर वाले आकार का लोप हो जाएगा, उसका लोप कर लेने पर पूर्वस्य कस्मान्न भवति, जो ये एक और अ बच गया, दोबारा अतो लोपः लगाओ,
तो उसका लोप क्यों नहीं हो जाएगा? तो जिज्ञासु कहता है कि नहीं, उसका तो नहीं होगा, एक ही आकार का होगा, एक का नहीं होगा। क्यों? परलोपस्य स्थानिवत भावाद असिद्धत्वाच्च, कि जो पर वाला लोप है ना, य अ ऐसा था, तो ये जो बाद वाला अलोप कर लिया आपने, ये स्थानिवत हो जाएगा। इससे पूर्व का लोप करने में क्या हो जाएगा? ये स्थानिवत हो जाएगा। और असिद्ध, स्थानिवत भावाद असिद्धत्वाच्च, दो हेतु दे रहे हैं। स्थानिवत कैसे हो जाएगा? अचः परस्मिन पूर्व विधौ, क्या कहता है? पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि के करने में स्थानिवत हो जाता है। तो अजादेश तो है ये, और पर निमित्तक भी इसको कह ही सकते हैं, आर्धातुक निमित्त मान करके हो रहा है ना, आर्धातुक निमित्तक लोप है। तो पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि के करने में स्थानिवत होता है, तो पश्चात वाला आकार स्थानिवत हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर पूर्व का लोप नहीं हो सकेगा, क्योंकि आर्धातु के ठीक परे रहते वो पूर्व वाला आकार नहीं मिल रहा, बीच में एक बाधा आ गया ना आकार, इसलिए लोप नहीं हो पाएगा। और दूसरा हेतु दिया असिद्धत्वाच्च, ये असिद्ध प्रकरण भी चल रहा है। असिद्ध वदत्राभात 6:4 में है ना ये तो कार्य अतोलोपः, तो असिद्ध वदत्राभात प्रकरण भी चल रहा है, जिसके अनुसार यहाँ पर आभात कार्य परस्पर असिद्ध हो जाते हैं। असिद्धवद इत्ययम् अधिकारः यदि तो ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः आ अध्याय परिसमाप्तेस्तद असिद्धवद भवति इत्येवं वेदितव्यम्। यहाँ से आगे हम जो कुछ भी कहेंगे ना अध्याय की परिसमाप्ति तक, वो असिद्धवद होता है, ये समझना चाहिए। समान आश्रय कार्य हो तो फिर वो एक के करने में दूसरा असिद्ध हो जाता है। तो समान आश्रय तो है, उसी आर्धातुक को निमित्त बना करके बाद वाले आकार का लोप किया था, उसी को निमित्त बना के आप पहले वाले आकार का लोप करने जा रहे हैं। तो समान आश्रय कार्य है, एक के करने में दूसरा असिद्ध हो जाएगा। सिद्ध वदित्राभात, तो दोनों हेतु जिज्ञासु ने प्रस्तुत किए हैं। पर लोपस्य स्थानिवद भावाद असिद्धत्वाच्च। समाधाता कहता है कि अच्छा, एवं तर्हि आचार्य प्रवृत्तिर्जापयति न आकारस्थस्य अकारस्य लोपो भवति इति यदयम् आतोनुपसर्गे कः इति ककारम् अनुबंधं करोति। एवं तर्हि आचार्य प्रवृत्तिर्जापयति, कि अच्छा ऐसा है कि आचार्य का व्यवहार ही हमें बताता है कि आकारस्थ आकार का लोप नहीं होता। यदयम् आतोनुपसर्गे कः इति ककारम् अनुबंधं करोति, जो ये आचार्य आतोनुपसर्गे कः इस सूत्र के द्वारा विहित प्रत्यय में ककार को अनुबंध कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि आकारस्थ आकार का लोप नहीं होता। आतोनुपसर्गे कः के उदाहरण क्या हैं? गोदः कंबलदः, आतोलोपयति च, आतोलोपयति च क्या करेगा यहाँ? आकार का लोप कर देगा, किंगित प्रत्यय के परे रहते आकार का लोप करेगा। देखिए अब इससे बात ये है ना, दिखा ही रहे, जिज्ञासु पूछ रहा है, देखिए कथम कृत्वा ज्ञापकम, कैसे करके ज्ञापक बना? तो समाधाता कहता है कित करणे तत् प्रयोजनम किति आकारस कितीत्याकार लोपो यथा स्याद्। कित करण का प्रयोजन तो यही है कि कित के परे रहते जो आकार लोप विधान किया हुआ है वो यहाँ हो सके। आतोलोपयति च में ऊपर से किंगिति की भी अनुवृत्ति है ना, तो कित के परे रहते विहित लोप है आतोलोपयति च, या तो इडादि या तो इट के परे रहते लोप होता है, या अजादि आर्धातुक के, या तो फिर किंगित प्रत्यय के। इड्य जादव आर्धातुक के किंगिति च, किंगित आर्धातुक होना चाहिए, या तो इडादि आर्धातुक, अजादि किंगित या फिर इट परे होना चाहिए, या इडादि आर्धातुक कह लीजिए। तो ये हमारा अजादि किंगित है, क का अ बचेगा ना, तो अजादि किंगित आर्धातुक प्रत्यय है, इसके परे रहते आकार लोप जो विधान किया है वो हो जाए। कित करण में यही प्रयोजन है। यदि आकारस्थस्य की आकारस्य लोपः स्यात् कित करणम् अनर्थकम् स्यात्।
गोदः, गाम ददाति इति गोदः। तो अब वैसे ये गो, दा और क ऐसे था ना, विभक्ति लुक होने के बाद गो उपपद में है और दा, गो ये कर्म उपपद में है और दा धातु है और क प्रत्यय है। यदि क को निमित्त बना करके अतो लोपः लग जाए, जैसा आप अभी तक कह रहे हैं, अतो लो, क को अ ही मान लीजिए, फिर कित करने की भी आवश्यकता नहीं है, अ प्रत्यय का ही विधान कीजिए और उस अ आर्धातु को मान के अतो लोपः हो जाएगा आपके अनुसार। तो एक अकार तो गया, तो गोद बन गया कि नहीं, गोद है और आगे अ है, अब क्या लग जाएगा, पचंती में कल क्या लगा के आए थे, तो यहाँ पे भी अतो गुणे लग सकता है कि नहीं, क्या अर्थ है, तो क्या बन जाएगा फिर, गोद, और तो कुछ कार्य नहीं प्राप्त हुए ना। तो ये यही कह रहे हैं कि यदि आकारस्थस्य के अकारस्य लोपः स्यात्, यदि आकारस्थ जो अकार है उसका क के परे रहते लोप हो जाए तो क प्रत्यय का कित कर्णम अनर्थकम स्यात्, कित कर्ण तो फिर उसका अनर्थक ही रह गया। क्यों, परस्य अकारस्य लोपे कृते, पर वाले आकार का तो लोप हो गया, दा में जो पर वाला ह्रस्वावयव आकार है उसका तो लोप हो गया अतो लोपः से, तो फिर उसका लोप होने पर परस्य आकारस्य लोपे कृते द्वयोर अकारयोः पर रूपे ही, जो दो आकार थे, द धातु का जो आकार, दा धातु का जो एक आकार बचा और प्रत्यय का जो आकार, उनका पर रूपे ही सिद्धम रूपम स्यात्, तो उसमें पर रूप हो जाएगा तो गुणे से, तो रूप सिद्ध हो जाएगा गोदह कंबलदह। तो इस तरह से तो हमें आत्मोपसर्गे कह प्रत्यय में प्रत्यय को कित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं हुई, लेकिन आचार्य ने तो किया है कित, पश्यति तु आचार्य, तो कित करना कब सार्थक हो सकेगा, जब आचार्य ऐसा देखेंगे न आकारस्थस्य अकारस्य लोपः स्यात्, आकार में स्थित जो आकार है उसका अतो लोपः से लोप नहीं होता तो उसका लोप अलग से कराना पड़ेगा, तो उसके लिए कित करना होगा, अतः ककारम अनुबंधम करोति।